नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आप जो मेरे पीछे का बैकग्राउंड देख रहे हैं, ये एक्चुअली यहीं पे हमारा वर्क है, हमारा ऑफिस है। तो ये हमारा स्टेशन है, यहीं पे अपन लोग काम करते हैं। आज अपन बात करने वाले हैं कि जो मेरा तैयारी रहा ग्रुप डी में, कि कैसे मेरा सिलेक्शन हुआ, किस तरह से मैंने फोकस किया, कौन से चीज़ पे मैंने फोकस किया। यही सब चीज़ों पे अपन डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि क्या होगा कि आप लोग में से बहुत सारे लोग जो कि आरआरसी ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई किए हैं, उनको थोड़ा बहुत हेल्प होगा। इससे पहले कि वीडियो शुरू हो, मैं आपको बता दूं कि अगर आप आरआरसी ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो आपको मॉक टेस्ट देना काफ़ी आवश्यक हो जाएगा। उसके लिए टेक्स्ट बुक आपको ईयरली पास दे रहा है 299 में। अगर आप एक कूपन कोड ER मनीष यूज करते हैं तो वो आपको 269 में मिल जाएगा। आप टेक्स्ट बुक का जो मॉक है वो उसको दीजिए, आप इवेल्युएट कर पाएंगे कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मैं लिंक दे दूँगा। तो मैं यही बात कर रहा था कि जो मेरा सिलेक्शन हुआ था 2018 के जो वैकेंसी आए थे, 2017 में मैं तो ऑलरेडी पास आउट हुआ था इंजीनियरिंग से। मेरे पास जॉब अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन प्राइवेट जॉब था, इस वजह से मैं वहाँ पे गया नहीं। मैं सोचा कि चलो कोई ना कोई ऐसा जॉब किया जाए जिसमें कि आप पढ़ाई भी कर पाओ और एक सिक्योरिटी हो। तो इस वजह से मैं रेलवे का ग्रुप डी ज्वाइन कर लिया। ठीक है, वो अलग बात है कि मेरी परिस्थिति उस तरीके की नहीं थी, क्योंकि आप भी जानते हैं कि एक बार इंजीनियरिंग कॉलेज से निकलने के बाद कितना बर्डन हो जाता है कि आपके पास जॉब नहीं रहती है, तो लोग आपको ताना मारते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो एक फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो भी ठीक हो जाएगी, अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे, तो आगे का प्रोसेस हम देखेंगे कि आगे हमें क्या करना है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने ज्वाइन कर ली। तो ये तो मेरा था कहानी कि मैं ग्रुप डी ज्वाइन क्यों किया था। उसके बाद आ गई कि आपकी बात कि आपको कैसे प्रिपेयर करनी है। देखिए, मैं एक जेन्युइन मतलब कि एवरेज स्टूडेंट हूँ ना, मैं मेरिटेरियस हूँ या ना मैं मतलब कि इतना भी कमज़ोर हूँ कि मेरा सिलेक्शन ना होता, या मैं इतना भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था कि मेरा सिलेक्शन बिना पढ़े हो जाता। हाँ, आपको लेवल करना पड़ेगा जैसा कि मैंने किया था। इसमें क्या है कि स्मार्ट लेवल करने की आवश्यकता है। अगर आप सोचते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा, तो अगर आप स्मार्ट लेवल करते हैं तो अच्छे खासे आपके नंबर आ जाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना, जैसा कि मैंने किया था, कि मैं अपने वीक पॉइंट को देखा कि मेरा वीक पॉइंट क्या है। जैसे मैंने जीके मेरा वीक पॉइंट था, करंट अफेयर्स मेरा वीक पॉइंट था, रीजनिंग मैंने कभी देखा नहीं था ज़िंदगी में। तो ये सब चीज़ों पे मैंने फोकस किया। मैं मैथ्स छोड़ दिया था, मैं साइंस छोड़ दिया था पढ़ना, क्योंकि मुझे पता था कि इसको मैं तकरीबन 1 से 2 महीने में कवर कर लूँगा। तो मैं सबसे पहले अपने जो वीक पॉइंट है रीजनिंग, या मतलब कि उस समय की बात कर रहे हैं जब मैं स्टार्टिंग किया था इस जॉब के लिए, सिलेक्शन पाने के लिए। तो मैंने दिन भर रीजनिंग और आपके जीके और उसके बाद करंट अफेयर्स यही पढ़ता था। जब मतलब कि ऊब जाता था मन, तो फिर जो अच्छे खासे मेरे लेवल थे जिसमें कि साइंस आ गया, मैथ्स आ गया, तो कभी कभी 1-2 घंटा पढ़ लेता था। ये था तब तक का प्रोसेस, जब तक कि एग्ज़ाम आने से 3 महीने पहले तक का प्रोसेस। यानी कि जब एग्ज़ाम नहीं था, मतलब कि आप कह सकते हैं कि जब एग्ज़ाम होने वाला था उससे 3 महीने पहले तक मैंने अपने वीक पॉइंट पे काम किया। जब वीक पॉइंट एवरेज हो गया, या आप कह सकते हैं अच्छा खासा होने लगा, तब मैं मॉक टेस्ट पे आ गया। मॉक टेस्ट देना चालू किया तो समझ में आया कि अभी भी कौन से पॉइंट मेरा लैग कर रहा है, यानी कि कौन से पॉइंट पे अभी भी वर्क करने की आवश्यकता है। तो मैं मॉक भी देता था और अपने जो मॉक टेस्ट के थ्रू जो वीक पॉइंट पता लगते थे उस पर वर्क करता था। थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे एक मिल गई, आप कह सकते एडवांटेज मिल गई कि मैं साइंस बैकग्राउंड से था, तो जीके जीएस सॉरी जी जनरल साइंस के जो पोर्शन थे वो अच्छे खासे हो गए थे। बट मेरा बायोलॉजी उतना सही नहीं था, तो फिर मेरे जीएस में मुझे बायोलॉजी पे काम करना पड़ा। तो इस तरह से मेरा कहानी ये है कि मैं अपने सिलेक्शन के लिए अपने वीक पॉइंट पे शुरू में काम किया। उसके बाद जब वीक पॉइंट जो मेरा ठीक हो गया, मतलब कि अच्छा खासा लेवल आ गया, उसके बाद मैं मॉक टेस्ट पे आ गया। मॉक टेस्ट के थ्रू फिर से अपना एनालाइज करने लगा कि कौन सा मेरा अभी भी छूट रहा है, किस सेक्शन में अभी भी मेहनत करने की आवश्यकता है। उसके बाद आप कह सकते हैं कि सभी जो सेक्शन है, मैथ्स है, जीके है, रीजनिंग है, 2-2.5 महीना जब एग्ज़ाम होने थे तब से सभी सेक्शन पे वर्क करने लगा। तो इस तरह से आपको वर्क करनी है। ये नहीं कि मतलब कि खाली मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उसके बाद जितना नंबर आ गया उतना में मस्त है, नहीं।
आपको एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर टॉपिक पे फोकस करनी है कि कौन सा आपका टॉपिक वीक है, क्या है, कैसा है, और उसको आप कैसे सॉर्ट आउट कीजिएगा। उसके लिए आप YouTube का मदद लीजिए, गूगल का मदद लीजिए। जैसे अगर जीएस में कोई प्रॉब्लम में फंसते हैं तो आप जीएस के लिए YouTube पे सर्च कीजिए, उसके डिटेल एनालिसिस कीजिए। जैसे अगर आप पैनक्रियाज के बारे में कोई वहाँ से एंजाइम स्रावित होता है तो पैनक्रियाज के बारे में डिटेल मिल जाएगा वीडियो। मतलब उसी तरीके से पढ़िए कि और भी एंजाइम उससे निकलते हैं कि नहीं निकलते, उसका क्या काम है, क्या फंक्शन है, डिटेल में इस तरह से मैंने पढ़ा था। ठीक है, तो मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में कैसे पढ़ा था। मैथ्स पहले बेसिक मैंने कोई एक बुक पकड़ लो, आप राकेश जी का पकड़ लो या किरण का पकड़ लो या कोई भी बुक हो, RS अग्रवाल का पकड़ लो, उसको एक बार चाट जाओ इन द सेंस कि उसके जो बेसिक्स हैं, उसके जो फॉर्मूले हैं, उसके जो कंसेप्ट है वो समझ में आ जानी चाहिए। ये नहीं है कि आप टफ़ क्वेश्चन लगाने शुरू कर दो। टफ़ क्वेश्चन इवन मेरे से भी नहीं हुए थे। एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन था, अब बाद में मुझे लगा कि इतना इजी क्वेश्चन था, तो उस समय मुझसे भी नहीं हुए थे। तो उसको पकड़ के आप मत बैठना। कोई भी एग्ज़ाम में आप ईगो मत ले लेना कि मेरा ये पोर्शन मतलब कि ये आप कह सकते हैं कि मेरा ये पोर्शन अच्छा है तो मैं उसमें 100 में 100 कर लूँगा। नहीं, क्योंकि क्या होता है ना कि आप दोबारा उस क्वेश्चन पे जाते हो, एक बार नहीं बनता, दोबारा क्वेश्चन पे जाते हो तो तुरंत क्लिक कर जाता है कि अच्छा ऐसे बनाना था। तो इस तरह से आपको अपने एग्जामिनेशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। समय समय पे मैं अपना स्टोरी बताता रहूँगा। बने रहिएगा चैनल के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप क्या चाहते हैं, किस तरह का और भी कहानियाँ मेरे बारे में सुनना चाहते हैं, मैं कैसा लाइफ जी रहा हूँ, मतलब कि समय समय पे मैं आपको गाइड करता रहूँगा। देखिए एक बार फिर से मैं आपको नज़ारा दिखा दूँ। ये है, मैं अभी मॉर्निंग वॉक के लिए ही बैठा हुआ था। देखो, इसी तरह का और भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताता रहिएगा कि इसी तरह का वीडियो मुझे मोटिवेट करने के लिए आप कैसे पढ़ते थे, किस तरह से अभी मुझे पढ़ना चाहिए। समय समय पे मैं आपको गाइड करता रहूँगा। एक बार फिर से मैं बता दूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मॉक टेस्ट का लिंक है, उसको जाके लगाइए। मुझे लगता है कि फ़ायदा होगा क्योंकि मैं भी खुद मॉक टेस्ट लगाता रहता हूँ। ठीक है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अभी मालगाड़ी यहाँ से निकल रही है और आप पीछे देख सकते हैं एक सवारी गाड़ी भी लगी हुई है। तो थोड़ा सा सुबह का माहौल है तो मज़ा लगता है यहाँ पे बैठने में। थोड़ा सा लगता है कि चलो थोड़ा सा पीसफुल, क्योंकि मॉर्निंग होती है तो मज़ा आता है यहाँ बैठने में। आप देखें काफ़ी बड़ा एरिया है यहाँ। मैं एक बार फिर से थोड़ा सा आपको दिखा दूँ। देखिएगा, ये RPF लोग आ रहे हैं और ये इस तरह से यहाँ पे मॉर्निंग वॉक वगैरह लोग करते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म से थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि बाहर का एरिया, ये लास्ट का एरिया प्लेटफॉर्म का। ये लास्ट वहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बोर्ड लगा हुआ है, पीला बोर्ड में वो जो नाम लिखा रहता है वो सब चीज़ें। यहाँ पे देखेंगे लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं। इतना बड़ा मतलब कि यहाँ पे एरिया होने के बावजूद यहाँ पे उतना भीड़ रहती नहीं है। ज़्यादातर स्टाफ ही आपको दिखेंगे इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि ये क्या है कि इस एरिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे जितने भी रेलवे एम्प्लॉई हैं उनका एक क्वार्टर वगैरह रहता है यहीं पे हॉस्पिटल वगैरह है। मैं एक बार फिर से रिमाइंड कर दूं कि जो ये आपका स्टेशन है उसका नाम रंगापाड़ा है। आप यहाँ से तो नहीं देख पाओगे क्योंकि ये काफ़ी दूर है। एक बार मैं जूम आउट करके दिखाऊँ। रंगापाड़ा नॉर्थ यहाँ से थोड़ा सा दिख रहा होगा, हाँ ठीक है, थोड़ा सा दिख रहा होगा। और इधर जूम करके दिखाऊं तो ये यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा होगा। चलो ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसी तरीके से मैं आपको चीज़ें प्रोवाइड करता रहूँगा। तो बने रहिएगा चैनल के साथ। ठीक है।